दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिसके भाग्य में जितना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत पुरानी बात है, जब मगध राज की राजगद्दी पर राजा बिंदुसार बैठा करते थे। इसी नगर में एक बहुत अमीर सेठ करोड़ी मल भी रहा करते थे। नगर में क्या, राज दरबार तक में सेठ करोड़ी मल की बहुत ख्याति थी। सेठ करोड़ी मल सिर्फ पैसे से ही धनवान नहीं थे, वे धर्म परायण भी थे। कोई भी उनके दर से खाली हाथ वापस न जाता था। इन्हीं सेठ करोड़ी मल की एक पुत्री थी जिसका नाम था रूपवती। रूपवती अपने नाम के अनुरूप ही बेहद सुंदर थी। जो एक बार उसे देख लेता बस देखता ही रह जाता था। जब छोटी सी रूपवती सेठ के आंगन में खेलती तो उस नन्ही सी बालिका की किलकारियों से पूरा आंगन गुंजायमान हो जाता था। रूपवती थोड़ी बड़ी हुई तो सेठ ने उसकी शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था घर पर ही कर दी। रूपवती कुशाग्र बुद्धि की धनी थी, अतः उसने शीघ्र ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली। वह घर गृहस्थी के कामों में भी निपुण हो गई। देखते ही देखते समय व्यतीत हो गया और रूपवती यौवन की दहलीज पर आ पहुंची। अब सेठ करोड़ी मल को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। सेठ ने कई पंडितों तथा सगे संबंधियों को रूपवती के लिए उपयुक्त वर ढूंढने के काम पर लगा दिया। बहुत से रिश्ते आए, परंतु सब के सब सेठ करोड़ी मल की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। एक दिन सेठ को व्यापार के काम से दूसरे नगर में जाना पड़ा। व्यापार के सिलसिले में वे मणिमाणिक के विक्रेता सुदर्शन कुमार से मिले। सेठ सुदर्शन कुमार के चातुर्य, वाक्पटुता व व्यापारिक कुशलता से अत्यंत प्रभावित हुए। कुछ दिन साथ रहकर सेठ ने सुदर्शन कुमार के स्वभाव व परिवार आदि की पूरी जानकारी निकाल ली। सुदर्शन कुमार भी अविवाहित थे तथा धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। साथ ही वे स्वाभिमानी भी थे। इन सभी गुणों को देखकर सेठ करोड़ी मल ने सुदर्शन कुमार को पुत्री रूपवती के लिए उपयुक्त वर माना तथा उनके सामने रूपवती से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रूपवती से विवाह के प्रस्ताव को भला कौन ठुकरा सकता था। उपयुक्त मुहूर्त आदि देखकर विवाह का समय निश्चित किया गया। मुहूर्त के अनुसार सुदर्शन कुमार व रूपवती का विवाह संपन्न हुआ। नव विवाहित जोड़े को जो देखता उसे भगवान राम व सीता मैया का रूप स्मरण हो आता। विवाह करके रूपवती ससुराल आ गई। यहाँ पर भी सब उसे पलकों पर बिठाते थे। सास ससुर माता पिता जैसा प्यार करते थे, तो वो भी उनकी सेवा शुश्रा में कोई कमी नहीं रहने देती थी। उनका ये आपसी प्यार लोगों को फूटी आंख न सुहाता था। समय के साथ रूपवती ने गर्भ धारण किया। परिवार में खुशियां छा गईं, परंतु उनकी ये खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। रूपवती को गर्भपात हो गया। अपने बच्चे को जन्म लेने से पहले ही खो देने के दुख से रूपवती टूट सी गई। उसकी उदासी से पूरा घर गुमसुम हो गया। पर उनका ये दुख यहीं पर नहीं रुके। उनके घर को तो जैसे लोगों की नजर लग गई। बच्चे को खोने के बाद रूपवती के ससुर का भी देहांत हो गया। अभी पिता की चिता ठंडी भी ना हुई थी कि सुदर्शन कुमार को संदेश मिला कि उनका व्यापारिक जहाज समुद्र में डूब गया है। व्यापार इतना बड़ा घाटा ना सह सका और मणिमाणिक्य से भरे घर में धीरे धीरे दारिद्र्य ने डेरा डाल दिया। अब तो घर में 2 समय के भोजन के भी टोटे पड़ गए। सुदर्शन कुमार की लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें किसी व्यापारी के यहाँ काम न मिला। आखिर में उन्हें जीवन यापन के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जब सेठ करोड़ी मल को इन सब घटनाओं के बारे में पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मणिमाणिक्य सोने चांदी से भरा घर एकदम से कैसे खाली हो सकता है। सेठ पुत्री से मिलने चल दिए। सेठ ने
पुत्री दामाद की पैसे से मदद करनी चाहिए, परंतु स्वाभिमानी दामाद के आगे उनकी एक न चली। आखिर थक हार कर वे अपने घर वापस आ गए, परंतु वे किसी न किसी तरह पुत्री दामाद की मदद करना चाहते थे। अतः उन्होंने एक ऐसा उपाय खोज निकाला जिससे उनकी मदद भी हो जाए और दामाद जी का स्वाभिमान भी रह जाए। अगली सुबह ही उन्होंने सेठानी को 100 सोने के सिक्के दिए और कहा, आज मोती चूर के लड्डू बना दे और हर लड्डू में ये एक एक सिक्का दबा देना। सेठ के कहे अनुसार ही सेठानी ने शुद्ध देशी घी के लड्डू बनाकर 2 डिब्बों में लगा दिए। इधर सेठ ने खुद की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पुत्री दामाद जी को घर पर बुला लिया था। उनकी खूब आओभगत की गई। जब वे चलने लगे तो सेठ ने वही लड्डू के डिब्बे दामाद जी को पकड़ा दिए और मन ही मन खुश हो गए कि अब उनकी दारिद्रता कुछ हद तक कम हो जाएगी। इस घटना के अगले दिन ही सेठ जी को नगर से बाहर जाना पड़ा। वापस आते समय रास्ते में सेठ के बचपन के मित्र हलवाई सोहन लाल की दुकान पड़ी। सोहन लाल ने स्नेहवश 2 डिब्बे लड्डू सेठ को दे दिए। शाम में जब खाने के बाद सेठ ने लड्डू खाया तो उनके दांत हिल से गए। उन्होंने लड्डू देखा तो उनके होश उड़ गए। ये तो वही सोने के सिक्के वाले लड्डू थे जो उन्होंने दामाद जी को दिए थे। असल में उस दिन जब सेठ जी ने दामाद जी को लड्डू के डिब्बे दिए तो उनकी पुत्री ने सोचा कि यदि इन लड्डुओं को बेच दें तो कम से कम 2 दिन के खाने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। सो सुदर्शन कुमार ने लड्डू के डिब्बे रास्ते में पड़ने वाले सोहन लाल हलवाई को बेच दिए और घर चले गए। यही डिब्बे अगले दिन सोहन लाल ने सेठ जी को दे दिए थे। सोने के सिक्के घूम फिर के वापस सेठ जी के पास आ चुके थे। सच ही कहा गया है कि जितना जिसके भाग्य में है उसे उतना ही मिलता है। यदि ये सिक्के पुत्री के घर जाते तो उसकी दारिद्रता मिट सकती थी, या यदि हलवाई सोहन लाल स्वयं लड्डू खा के देख लेता तो उसे हलवाई की दुकान लगाने की आवश्यकता ही न पड़ती। परंतु सिक्के उनके भाग्य में नहीं थे, अतः वे वापस सेठ जी के पास आ गए।